हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक सच्ची घटना पर आधारित सीरियल किलर की कहानी जो काफी बेहतरीन और डरावनी है। और आज मैं इसका एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने बाकी एपिसोड के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखें। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं एडलिन की माँ उसको डांट रही होती है और बोलती है कि तुम्हें घर के सारे काम अब सीखने चाहिए। लेकिन एडलिन अपने माँ से बोलती है मुझे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपने ही घर का काम करके क्या कर लिया। हम देखते हैं एडलिन की माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और उस पर हाथ उठा देती है तो एडलिन नाराज होकर घर से बाहर निकल आती है। अब एडलिन एड के घर जाती है तो एड उसको बोलता है अब वो शादी के लिए तैयार है, वो दोनों अब शादी कर सकते हैं। लेकिन एडलिन एड से बोलती है अभी उसे थोड़ा समय चाहिए, वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है और एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहती है। लेकिन उससे भी पहले उसकी माँ चाहती है कि वो घर के काम सीखे, तो इसलिए आज से वो मिसेज एडम के घर जाएगी और घरेलू काम सीखेगी। लेकिन फिर भी एड एडलिन को शादी के लिए मनाना चाहता था, लेकिन एडलिन वहाँ से चली जाती है। जब एडलिन मिसेज एडम के घर पहुँचती है वो देखती है वहाँ पर और कई सारी लड़कियाँ घर के काम मिसेज एडम से सीख रही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं एडलिन का मन वहाँ पर भी काम सीखने में नहीं लगता, वो उल्टी सीधी बातें करती है और साथ ही मिसेज एडमिन से बेहूदगी से बातें करती है। तो मिसेज एडमिन एडलिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एडलिन जाने से पहले मिसेज एडमिन के बेटे को भला बुरा कहती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं मिसेज एडमिन को हार्ट अटैक आता है और जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सब लोग मिसेज एडम के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। वहाँ हम देखते हैं सब लोग ब्लैक कलर का कपड़ा पहन कर आते हैं, लेकिन एडलिन रेड कलर के कपड़े में आती है। तो एडलिन की माँ उस पर नाराज होती है, वो बोलती है तुम्हारे पास कोई भी मैनर नहीं है, जबकि तुम जानती हो फ्यूनरल में ब्लैक कपड़े ही पहने जाते हैं। तो एडलिन अपनी माँ से बोलती है कोई बात नहीं, आज के बाद आपको मेरी शक्ल कभी देखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आज ही आपका शहर छोड़कर न्यूयॉर्क जा रही हूँ। लेकिन एडलिन शहर छोड़ने से पहले वो एक बार एड से मिलना चाहती थी और उसे गुड बाय करना चाहती थी, तो इसलिए एडलिन एड को लंच पर बुलाती है और उससे बताती है कि वो कल इस शहर को छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाएगी। तो एड पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर करोगी क्या। एडलिन उसको बताती है कि जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझे एक फोटोग्राफर बनना है। एडलिन की बात सुनकर एड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो तो एडलिन के साथ शादी का प्लान कर रहा था। अब एडलिन एड को 2 किताबें गिफ्ट करती है और साथ ही ये बोलती है कि जब मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें भी न्यूयॉर्क ही बुला लूंगी और तुम भी वहाँ कोई काम ढूंढ लेना और उसके बाद हम दोनों वहाँ एक साथ रह सकते हैं। अब हम देखते हैं एड एडलिन को अपनी गाड़ी से उसके घर ड्रॉप करने जाता है, लेकिन जब एडलिन महसूस करती है उसका घर पीछे छूट गया तो एडलिन एड से बोलती है कि उसका घर पीछे छूट गया। तो एड बोलता है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क जाने से पहले मुझसे शादी कर लो। अब एडलिन एड पर नाराज होती है और उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी शादी नहीं कर सकती। तो एड हर बार की तरह अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कब्रिस्तान जाता है और वहाँ मिसेज एडम की कब्र पर जाता है और उसकी डेड बॉडी को निकाल कर अपने घर लाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एडलिन शहर छोड़ने से पहले अपनी एक फ्रेंड से मिलती है और साथ ही एडलिन अपनी फ्रेंड से बोलती है अब वो दोबारा कभी इस शहर में नहीं आना चाहती। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने न्यूयॉर्क आ जाऊंगी। लेकिन एडलिन अपनी फ्रेंड को बहुत ही अजीब जवाब देती है, वो बोलती है तुम एक गंवार लड़की हो और मैं तुमसे दोबारा अब कभी मिलना नहीं चाहती। उसकी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड नाराज हो जाती है और दुखी भी हो जाती है। अब हम देखते हैं एडलिन न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाती है, लेकिन जब एडलिन वहां पहुंचती है तो महसूस करती है वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। लेकिन एडलिन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो महंगा होटल लेकर उसमें रुक सके। अब एडलिन को बहुत मुश्किल से
एक कमरा मिलता है रहने के लिए। तो एडलिन किसी तरह वहाँ रात गुजारती है। अब अगले दिन एडलिन उस मशहूर फोटोग्राफर से मिलने जाती है जिसके साथ वो काम करना चाहती थी, और एडलिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको असिस्टेंट की जॉब पर रख ले। लेकिन वो फोटोग्राफर बोलता है लाशों के फोटो खींचना कोई आसान बात नहीं होती, और मैंने तुमसे पहले एक लड़के को असिस्टेंट रखा था, और जब मैंने उसको एक औरत की एक्सीडेंट वाली फोटो खींचने के लिए भेजा तो लड़का फोटो खींचने की बजाय वही वॉमिटिंग करने लगा, और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी को भी अपना असिस्टेंट नहीं रखूंगा। तो एडलिन अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स उसके सामने रखती है। ये वही फोटोग्राफ होते हैं जो एडलिन ने एड के घर पर खींचे थे। अब वो फोटोग्राफर उन फोटो को देखकर बोलता है ये सब तो नकली फोटो है, क्योंकि ये सारे फोटो फटे हुए मांस के खींचे गए हैं। भला कोई इंसान की बॉडी को इस तरह कैसे काट सकता है? तुम मुझे बताओ कि तुमने फोटोग्राफ कहाँ खींचा था। इस बात पर एडलिन कुछ नहीं बोल पाती, तो फोटोग्राफर एडलिन को वहाँ से जलील करके बाहर निकाल देता है। अब एडलिन बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसे अपने शहर की याद आती है। अब एडलिन डिसाइड करती है कि वो अपने शहर लौट जाएगी। तो एडलिन उस औरत के पास जाती है जिसके घर पर वो भी रह रही थी। वो उससे अपने डिपॉजिट के पैसे मांगती है, लेकिन औरत एडलिन पर चिल्लाने लगती है और उसके पैसे लौटाने से मना कर देती है। अब एडलिन को गुस्सा आ जाता है। वो उस औरत की पिटाई करती है और अपने पैसे छीनकर वहां से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एड को देखते हैं। एड अपने घर पर होता है और उस मैगजीन को पढ़ रहा होता है जो मैगजीन एडलिन ने उसे गिफ्ट किया था। उस मैगजीन में एक औरत की कहानी होती है जिसको पढ़कर एड के मन में अजीब ख्याल आते हैं। अब एड उस डेड बॉडी के साथ सोता है और हम देखते हैं इधर एडलिन भी अपने घर आ चुकी थी। अब एडलिन की माँ उसे अपने पास बिठाती है और उससे बातें करती है। उससे पूछती है कि आखिर तुम न्यूयॉर्क किस काम के लिए गई थी? तो एडलिन बताती है वहाँ पर वो फोटोग्राफर के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उसकी इंसल्ट हुई। तो एडलिन की माँ उससे बोलती है कि तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हो और शायद इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन एडलिन अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है लाइफ में सारी गलतियाँ तो उसने की, फिर उसकी माँ उसके लिए क्यों जिम्मेदार है। तो एडलिन की माँ उससे बोलती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने जानबूझकर अपने आप को सीढ़ियों से गिरा लिया था ताकि तुम दुनिया में ना आ सको, और शायद उसी दौरान उसके पेट में चोट लग गई थी और इस वजह से तुम जैसी बद दिमाग बेटी मेरी दुनिया में आई। अब एडलिन एड से मिलने जाती है और एडलिन एड से बोलती है कि अब वो शादी करने के लिए तैयार है। तो एड बोलता है वो उससे शादी तो करेगा, लेकिन उससे पहले एडलिन को सजा मिलेगी। वो एडलिन को ठंडे पानी के टब में लिटा देता है और उसमें बर्फ डाल देता है, और ठंड की वजह से एडलिन के मुंह से चीख निकल जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत पास्ट के समय को दिखाते हुए होती है। हम देखते हैं बर्निस अपने बेटे फ्रैंक के साथ अपने घर पर बैठी होती है। तो फ्रैंक अपनी माँ बर्निस से बोलता है कि इस बार हम थैंक्सगिविंग के दिन डिनर पार्टी रखेंगे, ठीक वैसा ही जैसा पहले आप दिया करती थी जब फादर जिंदा थे। पहले तो बर्निस मना कर देती है, लेकिन बार बार फ्रैंक के रिक्वेस्ट करने पर बर्निस तैयार हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं बर्निस का बेटा फ्रैंक अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है। वो अपने साथी आर्थर के साथ अपनी दुकान पर आता है, लेकिन देखता है उसकी दुकान पर ताला लगा होता है। वो अपनी माँ को आवाज देता है, लेकिन जब उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो अपने पास रखी हुई चाबी से वो दुकान का ताला खोलकर अंदर जाता है। और तभी आर्थर की नजर दीवार पर लगे खून पर जाती है। तो आर्थर फ्रैंक को आवाज लगाता है। जैसे ही फ्रैंक दीवारों पे लगा खून देखता है वो डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ को कुछ हो गया है। अब फ्रैंक अपने घर के अंदर इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस बॉक्स पर एड का नाम लिखा होता है। ये वही बॉक्स होता है जो बर्निस ने एड को गिफ्ट करने के लिए रखा था, लेकिन बाद में बर्निस और एड की लड़ाई हो गई तो बर्निस ने वो गिफ्ट एड को नहीं दिया। अब हम देखते हैं वो दोनों पुलिस ऑफिसर एड के घर पहुँचते हैं। वो दोनों एड को आवाज लगाते हैं, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो दोनों दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाते हैं, लेकिन देखते हैं घर में सब तरफ अंधेरा होता है। वो टार्च जलाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे कीड़े मंडरा रहे होते हैं और उसके घर से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। अब आर्थर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है वहाँ पर इंसानी खाल से बनाए हुए कपड़े लटक रहे होते हैं और आगे टेबल पर इंसानी खाल से बनाए हुए मास्क रखे होते हैं। तभी आर्थर की नजर किचन में जाती है। वो देखता है किचन में एक छोटे से बर्तन
क्षण में किसी इंसान का दिल उबल रहा था। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि एड कोई आम इंसान नहीं है, वो एक सीरियल किलर है, वो एक इंसानी राक्षस है। अब आर्थर अपनी मदद के लिए और ज्यादा पुलिस वालों को वहाँ बुलाता है ताकि वो लोग एड के घर की अच्छे से तलाशी ले सकें। और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस की एक बड़ी टीम और रिपोर्टर पहुँच जाते हैं। अब फ्रैंक चेयर पर बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसकी माँ कहाँ होगी। तभी उसे याद आता है कि एड के घर के सामने एक गौशाला बनी हुई है। वो भागता हुआ गौशाला के अंदर जाता है और इधर हम देखते हैं अब एड अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही एड अपनी कार से बाहर आता है, पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब आर्थर एड से पूछता है कि बताओ तुमने लोगों को क्यों मारा। तो एड बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा, तुम क्या बात कर रहे हो। आर्थर बोलता है तुम्हारा घर लाशों से भरा पड़ा है और ये कौन लोग हैं जिनकी लाशें हैं। अभी एड अनजान बना होता है। वो आर्थर से बोलता है मेरी माँ भूखी होगी, मुझे उसको खाना खिलाना है। तो आर्थर बोलता है तुम्हारी माँ तो बहुत पहले मर गई थी। लेकिन एड आर्थर से बोलता है नहीं, मेरी माँ तो अपने कमरे में है। तो आर्थर बोलता है वो तुम्हारी माँ नहीं, एक औरत की डेड बॉडी है जो लगभग सड़ चुकी है। और वही दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं। जब वो गौशाला में जाता है तो देखता है उसके माँ की डेड बॉडी आधी कटी हुई लटकी हुई थी। और वो देखता है वहाँ पर उसकी माँ के अलावा और भी लोगों के कटे हुए अंग लटके होते हैं। उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब फ्रैंक गौशाला से बाहर आता है और एड को मारने लगता है। हालांकि आर्थर और बाकी पुलिस वाले फ्रैंक को रोकने की कोशिश करते हैं। अब एड को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और उसके घर पर फॉरेंसिक टीम आती है और वहाँ पर जितने भी लाशों के टुकड़े होते हैं उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन फॉरेंसिक टीम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा बॉडी पार्ट किस शरीर का है, क्योंकि एड ने तो अपने घर को लाशों का खलिहान ही बना दिया था। और अब फ्रैंक फॉरेंसिक टीम से अपनी माँ की डेड बॉडी मांगता है तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं अभी भी वो उसकी माँ की डेड बॉडी के अलग अलग हिस्से ढूंढ रहे हैं जिसमें उन्हें समय लगेगा। ये बात सुनकर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि फ्रैंक चाहता था वो अपनी माँ को अच्छी तरह दफना सके और उनका फ्यूनरल कर सके। अब हम देखते हैं दूसरे दिन उस शहर के बहुत सारे रिपोर्टर एडलिन के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब एडलिन से सवाल पूछते हैं कि क्या एड उसका दोस्त था और उसको किस तरह से जानती थी। तो एडलिन बोलती है वो कभी कभार कैफे में एड से मिलती थी, लेकिन इससे ज्यादा वो एड के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन कुछ लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एड के सारे गुनाहों में शामिल थी, लेकिन ये गलत है, मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्थर एड से जेल में पूछताछ करता है। अब आर्थर पूछता है कि तुम्हारे घर में जो लाशें मिली हैं वो किनकी हैं। तो एड बोलता है देखो मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन मेरा एक शौक है, मैं कब्रिस्तान से औरतों की डेड बॉडी निकालता हूँ और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर देता हूँ और मुझे लगता है तुम लोगों को मेरे घर पर जो लाशें मिली हैं ये वही हैं। अब आर्थर पूछता है कि आखिर फ्रैंक की माँ की डेड बॉडी तुम्हारे घर कैसे पहुँची। तो एड बोलता है देखो मुझे याद नहीं है, हो सकता है किसी ने मुझसे बदला लेने के लिए उनको मारकर मेरे घर में लटका दिया है। तुम एक काम करो, मेरी बंदूक चेक करो, अगर मैंने उन्हें मारा होगा तो उससे फायर हुआ होगा और हो सकता है गोली का हिस्सा उनके शरीर के अंदर हो। एड की बातें सुनकर आर्थर शॉक रह जाता है। वो सोचने लगता है क्या किसी इंसान का शौक ऐसा भी हो सकता है। अगर वो इंसान ऐसा शौक रखे तो फिर वो इंसान नहीं राक्षस ही होगा। अब आर्थर एड से पूछता है मेरी टीम ने पता लगाया कि तुम अपने पड़ोसियों को मांस भी दिया करते थे बनाने के लिए, लेकिन तुम तो कभी शिकार करने नहीं जाते थे। फिर वो किनका मांस होता था, क्या तुम इंसानों का मांस उन्हें देते थे। लेकिन एड बोलता है देखो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आर्थर अब भी अपने सवाल जारी रखता है। लेकिन हम देखते हैं एड भी उसके सवालों का जवाब बहुत ही कॉन्फिडेंस से दे रहा था। बाद में एड बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम क्या क्या पूछ रहे हो, तुम एक काम करो, तुम मेरा लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करा दो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। आर्थर को एड का आइडिया सही लगता है। अब वो टेस्ट शुरू करते हैं तो आर्थर एड से पूछता है कि क्या तुमने कब्र से लाई हुई लाशों के अलावा भी कुछ लोगों का मर्डर किया था। तो एड मना कर देता है और हम देखते हैं मशीन का रिस्पांस नॉर्मल होता है। अब इसके बाद आर्थर एक एक आदमी जो गायब हुए थे उनका नाम लेकर पूछना शुरू करता है कि क्या तुमने उनका मर्डर किया था। लेकिन एड हर बार में मना कर देता है। वो बोलता है मुझे याद नहीं, हो सकता है मैंने किया हो या नहीं। अब आर्थर पूछता है कि क्या तुमने अपने भाई का मर्डर किया था। तो एड बोलता
बोलता है नहीं, वो तो आग में फंसकर मर गया था। और अब टेस्ट पूरा हो जाता है और टेस्ट के हिसाब से एड ने किसी का भी मर्डर नहीं किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रैंक को उसकी माँ की डेड बॉडी मिल जाती है और उनका फ्यूनरल करता है। फ्यूनरल के बाद आर्थर फ्रैंक से मिलता है और उसे दिलासा दिलाता है और बोलता है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ हैं। आर्थर की बातें सुनकर फ्रैंक को अच्छा महसूस होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और आज थैंक्स गिविंग डे होता है, तो फ्रैंक आर्थर के घर जाता है थैंक्स गिविंग डे की पार्टी में शामिल होने के लिए। अब वो सब डिनर टेबल पे होते हैं, तो आर्थर डिनर के लिए चिकन को काटने लगता है चाकू से। ये सब देखकर फ्रैंक को याद आता है और फ्रैंक सोचने लगता है कि क्या इसी तरह एड ने उसकी माँ को काटा होगा। ऐसा सोचते हुए वो ख्यालों में खो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।